हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ लिया था कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं। आज हम इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एंजियोटिक, एपिजोटिक, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जूनोसिस, बाकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। इनडायरेक्ट के 5 होते हैं पार्ट। 5 तरीके से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। फर्स्ट इज व्हीकल बोन। सेकेंड इज वैक्टर बोन। वैक्टर बोन में भी ए और बी होता है। ए इज मैकेनिकल, बी इज बायोलॉजिकल। सी इज एयरबोर्न। एयरबोर्न में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डस्ट। 4 is fomite bone and 5th is unclean hands and fingers. So हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। There are five part of indirect transmission. First is vehicle bone, second vector bone, third airborne and 4 fomite bone, 5th is unclean hand. वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज vehicle bone. vehicle bone के बारे में पढ़ेंगे। vehicle bone क्या होता है? So vehicle bone, it's the part of indirect transmission of disease. Transmission of infection agent through the agency of water, food, including raw vegetable, fruits, milk products, ice, blood, plasma and other biological products such as tissue and organ. Water and food is the most frequent vehicles. Vehicle means some medium. कोई मीडियम होता है डिजीज स्प्रेड होने का। मीडियम कुछ भी हो सकता है। वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, इवन मिल्क भी हो सकता है। एंड ब्लड प्लाज्मा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह हो रहा है तो भी ब्लड कैन बी ए व्हीकल फॉर डिजीज। एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज टिश्यूज एंड ऑर्गन। और इन सब में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट व्हीकल बोन डिजीज करते हैं दैट इज वाटर एंड फूड। नेक्स्ट is vector bone. Vector is related to जो मॉस्किटोज वगैरह के लिए वेक्टर यूज हुआ है यहाँ पे। आर्थ्रोपोड्स में भी इस वेक्टर को यूज किया जाता है। सो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज एन आर्थ्रोपोड और एनी लिविंग कैरियर, एग्जाम्पल स्नेल, that transport an infection agent to the susceptible individual. ऐसा जो वैक्टर इज एन आर्थ्रोपोड इट वाज अ कैटेगरी जो एनिमल किंगडम वगैरह में हमने पढ़ी थी, आर्थ्रोपोड्स। और एनी लिविंग कैरियर जो डिजीज स्प्रेड करने में कैपेबल हैं, दैट ट्रांसपोर्ट द डिजीज टू द ससेप्टेबल इंडिविजुअल। इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल। सो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल वैक्टर। बायोलॉजिकल वैक्टर क्या होता है? बायोलॉजिकल वैक्टर सच एज मॉस्किटोज एंड टिक्स may carry pathogen that can multiply within their body and deliver to the new host usually by biting. Biological vectors, for example mosquitoes, ये अपनी ही बॉडी में पैथोजन को मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं विद इन देयर बॉडी एंड उसके बाद डिलीवर टू द न्यू होस्ट यूजुअली बाइटिंग। और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू बाइटिंग। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया एंड डेंगू। नेक्स्ट है मैकेनिकल वैक्टर। मैकेनिकल वैक्टर सच एज फ्लाइज, इसका एग्जाम्पल है मैकेनिकल वैक्टर का फ्लाइज। फ्लाइज कैन पिक अप इन्फेक्शियस एजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी में कुछ नहीं करते, वो आउटसाइड जैसे गंदी चीज़ों से, गंदे जगह से, फ्लाइज जैसे वहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट लेते हैं एंड यूजुअली ट्रांसमिट देम थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। एंड उनको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट ऑन द बॉडी या फिर खाने वगैरह के थ्रू
वो उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो ऐसे वेक्टर से डिजीज़ ट्रांसमिशन होता है। थर्ड इज एयरबोर्न। एयरबोर्न अगेन डिवाइड इन टू, वन इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, सेकेंड इज डस्ट। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या होती है? टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। साइज कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोन। दैट रेंज रिप्रेजेंट द ड्राइड रेजिड्यू ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स का जो ड्राई रेजिड्यू होता है एंड साइज इज 1 to 10 माइक्रोन। दे आर फॉर्म्ड बाय, किस के वजह से होता है? इवापोरेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स कफ्ड और स्नीज इनटू एयर। बी, जनरलाइज्ड पर्पसफुली बाय वैरायटी ऑफ एटोमाइजिंग डिवाइस। एरोजोल, जो स्प्रे वगैरह हो करते हैं, स्प्रे लेते हैं, तो उसमें जो एरोजोल, जो फ्यूम्स निकलती हैं, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। Also formed accidentally in microbiological laboratory, rendering plants and autopsy room. So droplet nuclei क्या होती हैं? This is the residue part of droplet. Size is very tiny, बहुत ही छोटे होते हैं। 3 तरीके से ये प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज इवेपोरेशन ऑफ ड्रॉपलेट। फर्स्ट इज जो ड्रॉपलेट, जो छींक वगैरह आती है, कफ आती है, तो वो एकदम से प्रोजेक्शन होता है उनका। बी, जनरलाइज पर्पसफुली वैरायटी ऑफ एटोमाइजिंग, जैसे स्प्रेज वगैरह करते हैं, उसमें भी इसका जनरेशन होता है। सी, ऑल्सो फॉर्म्ड एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली भी कई बार ये फॉर्मेशन हो जाता है। लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं और एकदम से 2 लिक्विड को मिला दिया है, तो उसमें भी दे कैन प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज डस्ट। डस्ट तो हमें पता ही है, डस्ट कहीं भी धूल मिट्टी को अगर छेड़ा जाता है तो डस्ट हो जाती है वहाँ पे। सो डस्ट इज वेरी कॉमन एंड वेरी फ्रिक्वेंट वे टू ट्रांसफर दी एयरबोर्न डिजीजेस। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पे और वो डस्ट के थ्रू भी कैन इनहेलेशन में इनहेल कर लिया है सेकेंड पर्सन ने, तो दे कैन बी इन्फेक्टेड विथ दैट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज फोमाइट। फोमाइट्स क्या होते हैं? फोमाइट आर दी inanimate article or substance other than water and foods contaminated by infectious discharge from a patient. वाटर और फूड को छोड़ के बाकी जो भी आर्टिकल्स पेशेंट यूज कर रहा है, इन्फेक्टेड पेशेंट, दैट आर फोमाइट, कैपेबल ऑफ हार्बरिंग एंड ट्रांसफरिंग द इन्फेक्शियस एजेंट टू ए हेल्दी पर्सन। फोमाइट्स क्या क्या होते हैं? सॉइल्ड क्लोथ्स, पेशेंट के जो क्लोथ्स, towel, handkerchief, cups, spoon, books, toy, drinking glass, door handle, syringe, instrument and surgical dressing. So these are all fomites. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनको हार्बर कर लेते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस डी टू इन्फेक्शन सेकेंडरी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है इसकी वजह से? डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर, bacillary dysentery, hepatitis A, eye and skin infection. So this is also the indirect, एकदम से हम पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं था, फिर भी सेकेंड पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू ऑल फोमाइट्स। उसने उसके बर्तन वगैरह यूज कर लिए या कपड़े, टावल्स, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, next is unclean hands. We all know hands are the most common carrier to produce disease. So hand से कैसे disease transfer होता है? Hands most common medium by which pathogen agent are transferred to food. पहले हाथ से food में transfer होता है antigen from the skin, nose, bowel and from other foods. The transmission takes place directly hand to mouth, जैसे डायरेक्टली हाथ से मुंह में या फिर इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर? स्टेप्टोकोकल एंड स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए एंड इंटेस्टिनल पैरासिटिक इन्फेक्शंस। सो हैंड, जो सॉइल्ड हैंड से फूड में जाता है पहले एंटीजन, देन
directly hand to mouth या indirectly it can transfer to the body and can produce different kind of infection. The most common infection staphylococcal and streptococcal infection. Second is typhoid, hepatitis A and intestinal infection जैसे डायरिया, डिसेंट्री वगैरह. नेक्स्ट, सो अभी हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स. इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती है? एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज का एडमिनिस्ट्रेशन करना बॉडी में इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? ऑप्शन 1 एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ऑप्शन 2 एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. ऑप्शन 3 पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड ऑप्शन 4 पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो आई एम नॉट टेलिंग यू राइट ऑप्शन हियर. फर्स्ट हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ इम्यूनिटी, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है. सो लेट्स रीड अबाउट द इम्यूनिटी. There are two types of immunity. First is innate and second is acquired. Innate क्या होता है? Innate नाम से पता चल रहा है बर्थ. जो इम्यूनिटी बाय बर्थ हमें मिलती है दैट इज innate immunity. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आफ्टर हम एक्वायर करते हैं, धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो जो innate इम्यूनिटी है वो 4 पार्ट में होती है. First is anatomic barriers, second phagocytic barriers, third blood protein, and fourth is cytokines. And acquired immunity again divided in passive immunity and active immunity. Passive immunity के भी parts होते हैं, passive natural acquired and artificial acquired. Active immunity natural acquired and artificial acquired. सो हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे. सो व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी और इसका दूसरा नाम नेटिव इम्यूनिटी भी है. रेजिस्टेंस पोजेस बाय एन इंडिविजुअल बाय बर्थ जो रेजिस्टेंट होता है बॉडी का टू फाइट द इन्फेक्शन. प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. 3 लेवल में होती है ये, स्पीसीज लेवल, रेशियल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल. Species level means some species are immune to some diseases. उन मतलब वो जो बीमारी है उन species में नहीं होती है. Racial immunity is the some disease does not occur that races. And individual immunity is the individual. So innate immunity किस तरीके से काम करती है in our body? क्या होता है, कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई में जो ब्लिंकिंग इफेक्ट है, कुछ भी एकदम से आंख के पास आता है तो आंखें बंद होता है, ब्लिंक होती है, दैट इज पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी. ब्लिंकिंग, टीयर्स एंड लाइसोसोम्स. देन स्किन में स्वेट, सीबम, लैक्टिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, लाइसोसोम एंड नॉर्मल फ्लोरा. So this is also the part of immunity we got from the by birth. Urogenital tract, जैसे leaving action of urine, acidity of urine, lysosomes, then vaginal lactic acid, normal flora. रेस्पिरेटरी में भी होता है क्या? कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लैक्स, कुछ भी एकदम से फॉरेन बॉडी अंदर जाती है तो कफ आती है, स्नीज आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी. म्यूकस, देन सीलियरी एक्शंस, कुछ भी अगर फॉरेन हमने इनहेल कर दिया है तो म्यूकस और सीलियरी एक्शन उसको बाहर निकालते हैं, कोशिश करते हैं. देन फैगोसाइटोसिस एंड लाइसोसोम्स. जीआई ट्रैक में भी होता है ऐसा. स्टमक एसिडिटी, फर्स्ट इज स्टमक एसिडिटी, कोई भी इन्फेक्शन एजेंट स्टमक में एंट्री हो गया है तो उसका जो एसिड एनवायरनमेंट है दैट किल्स दैट ऑर्गेनिजम्स. नॉर्मल फ्लोरा, पेरिस्टाल्टिक एंड एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स. सो दिस होल प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ इनेट. बाय बर्थ हमें मिलता है, अलग से आर्टिफिशियल बॉडी में प्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ इनेट
इम्यूनिटी, कैसे इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में काम करती है। व्हाट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? अडेप्टिव के भी दो पार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट पढ़े हमने, नेचुरल एंड पैसिव, नेचुरल एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव। तो नेचुरल एक्टिव में क्या पढ़ेंगे हम? रिजल्ट फ्रॉम आइदर ए क्लिनिकल और इनअपरेंट इन्फेक्शन बाय ए माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एंट्री हो गया बॉडी में और उसकी वजह से जो क्लिनिकल जो सिम्टम्स आए और फिर वो ठीक हो गया, दैट प्रोसेस इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। कि बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म एंट्री हुआ एंड बॉडी ने उसको बाहर निकालने के लिए जो भी रिएक्शन दिया, दैट रिएक्शन इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज लॉन्ग लास्टिंग। एक बार अगर ऐसा हो जाता है, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके अपने अंदर रख लेती है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर वो कभी दोबारा वो ऐसा ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी डायरेक्टली उसको किल कर देगी। तो दिस इज यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स एंड मीजल्स डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जिनको अगर एक बार बोलते हैं ना चिकन पॉक्स हो गया तो उनको दोबारा नहीं होता, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में गया, बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके अगेंस्ट इम्यूनो मेमोरी बना लिया, मेमोरी सेल्स बना ली, एंटीबॉडीज बना ली। तो दोबारा ऐसा कोई इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी उसको, हमें पता भी नहीं चलेगा और बॉडी उसको किल करके बाहर भी निकाल देगी और कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। सो दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेम ऐसा मीजल के साथ भी है। नेक्स्ट, प्रीम्यूशन, special type of immunity seen in syphilis. This only occur in syphilis. Immunity to the reinfection lasts only as long as the original infection remain active. Once the disease is cured, the patient become susceptible to the spirituality infection. This is related to syphilis. अगर री इन्फेक्शन हो गया है, लास्ट ओनली एज द ओरिजिनल, जब तक ओरिजिनल इन्फेक्शन एक्टिव है, वंस द डिजीज इज क्योर्ड, पेशेंट बिकम्स, सो दिस इज रिलेटेड टू सिफिलिस। तो हमें सिर्फ नेचुरल एक्टिव पार्ट समझ आ गया कि एक बार अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, क्लिनिकल सिम्टम्स आ गए, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बन जाता है बॉडी में, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल क्यों है? क्योंकि नेचर के थ्रू ऑर्गेनिज्म अंदर गया। सो दिस इज, इसमें हम थोड़ा पिछला भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने नॉर्मल फ्लोरा के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा होता है जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज से बचाता है, नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नॉर्मल फ्लोरा, अगर हमारा कोई हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, नॉर्मल फ्लोरा हार्मफुल इफेक्ट करने लग जाता है, हमारी बॉडी में ही गलत डायरेक्शन में काम करने लग जाता है। सो उस इन्फेक्शन को क्या बोलते थे? दैट इन्फेक्शन वाज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ऐसे याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। नॉर्मल फ्लोरा का काम हमें इम्यून रखना है, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन में काम करने लग जाए ड्यू टू इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होने लग जाता है। एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी, हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट इज एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। Resistant acquired by individual during life by recognizing and selectively eliminating specific foreign molecules. Whole life ये हमारी बॉडी में ऐसे चलता रहता है। ड्यूरिंग लाइफ बाय रिकॉग्नाइजिंग, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर गया, बॉडी रिकॉग्नाइज दैट, पहले रिकॉग्निशन होता है, एंड सेलेक्टिवली एलिमिनेटेड स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फिर उसको कैसे बाहर निकालना है बॉडी से, बॉडी उसके लिए काम करना शुरू कर देती है। सो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस प्रोवाइड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं? एक्टिव एक्वायर्ड एंड पैसिव एक्वायर्ड। एक्टिव एक्वायर्ड में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल, सेम पैसिव में नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। व्हाट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी?
अडेप्टिव के भी 2 पार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 पार्ट पढ़े हमने, नेचुरल एंड पैसिव, नेचुरल एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव। तो नेचुरल एक्टिव में क्या पढ़ेंगे हम? रिजल्ट फ्रॉम आइदर ए क्लिनिकल और इनअपरेंट इन्फेक्शन बाय ए माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एंट्री हो गया बॉडी में और उसकी वजह से जो क्लिनिकल जो सिम्टम्स आए और फिर वो ठीक हो गया, दैट प्रोसेस इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, कि बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म एंट्री हुआ एंड बॉडी ने उसको बाहर निकालने के लिए जो भी रिएक्शन दिया, दैट रिएक्शन इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज लॉन्ग लास्टिंग। एक बार अगर ऐसा हो जाता है, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके अपने अंदर रख लेती है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर वो कभी दोबारा वो ऐसा ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी डायरेक्टली उसको किल कर देगी। तो दिस इज यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स एंड मीजल्स डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जिनको अगर एक बार बोलते हैं ना चिकन पॉक्स हो गया, तो उनको दोबारा नहीं होता, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में गया, बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके अगेंस्ट मेमोरी बना लिया, मेमोरी सेल्स बना ली, एंटीबॉडीज बना ली। तो दोबारा ऐसा कोई इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी उसको, हमें पता भी नहीं चलेगा और बॉडी उसको किल करके बाहर भी निकाल देगी और कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। सो दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेम ऐसा मीजल के साथ भी है। नेक्स्ट, प्रीम्यूशन, स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी सीन इन सिफिलिस। This only occur in syphilis. Immunity to the reinfection lasts only as long as the original infection remain active. Once the disease is cured, the patient become susceptible to the spirochete infection. This is related to syphilis. अगर री-इन्फेक्शन हो गया है, last only as the original, जब तक original infection active है, once the disease is cured, patient becomes, so this is related to syphilis. तो हमें सिर्फ नेचुरल एक्टिव पार्ट समझ आ गया कि एक बार अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, क्लिनिकल सिम्टम्स आ गए, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बन जाता है बॉडी में, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल क्यों है? क्योंकि नेचर के थ्रू ऑर्गेनिज्म अंदर गया। सो दिस इज, हमने नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। नाउ विल रीड अबाउट द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। व्हाट इज दिस? रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। जो रेजिस्टेंस वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी लेती है, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। उसमें डिजीज नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ वैक्सीनेशन के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल। नेचुरली इन्फेक्शन नहीं हुआ है। वैक्सीन्स प्रिपरेशन ऑफ लाइव, या तो लाइव ऑर्गेनिज्म से बनती है वैक्सीन या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट, एंटीजन और टॉक्सॉइड। बैक्टीरियल वैक्सीन कौन कौन सी होती है? लाइव, बीसीजी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, किल्ड, कॉलेरा सब यूनिट, टाइफॉइड वीआई एंटीजन एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, टेटनस, टॉक्सॉइड। वायरल वैक्सीन में क्या कौन कौन सी आती है? लाइव में आती है ओरल पोलियो वैक्सीन, सेबिन। किल्ड में आता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, साल्क। पोलियो वैक्सीन दो में आती है, लाइव एंड किल्ड। लाइव इज रिलेटेड टू सेबिन, जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, और जो इंजेक्शन लगता है दैट इज साल्क। किल्ड वैक्सीन होती है वो, एंड सब यूनिट इज हेपेटाइटिस बी। तो हमने अभी पढ़ लिया नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में नेचुरली बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है एंड आफ्टर दैट इन्फेक्शन होता है एंड बॉडी कीप द लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी। आर्टिफिशियल में नेचुरली इन्फेक्शन नहीं होता, इंट्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीन के थ्रू एंटीजन को बॉडी में, एंड आफ्टर दैट जो इम्यूनिटी प्रोसेस होती है बॉडी में, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। हमने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। नाउ विल रीड अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी रेजिस्टेंट पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस और इन्फेंट थ्रू प्लेजेंटा, ट्रांसप्लेजेंटली बोलते हैं, एंड थ्रू मिल्क कोलेस्ट्रॉम के थ्रू।
जो बॉडी मदर की बॉडी से फीटस में ट्रांसफर होती है। फीटस में अपनी बॉडी ने कोई काम नहीं किया है, फीटस में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसका कोई रिएक्टिवेशन नहीं हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, बस मदर से जो एंटीबॉडीज फीटस में ट्रांसफर हो गई हैं थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू कोलोस्ट्रम, तो उसको एक इम्यूनिटी जो मिली है दैट इज नेचुरल है, पैसिव। फीटस की बॉडी ने कोई कुछ काम नहीं किया, इसलिए उसको पैसिव बोला है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसी का हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस possibly transferred to a recipient by administration of antibodies। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। सो आंसर इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जब एंटीबॉडीज को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस possibly transferred to a recipient by administration of antibodies। Agent used hyperimmune sera of animal, convergent sera and pooled human gamma globins। These are used for prophylaxis and therapy। आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर जो एंटीबॉडीज को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर होने के बाद बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो होस्ट है जिसको एंटीबॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन किया है, उसकी बॉडी ने अपना कोई काम नहीं किया, इसलिए उसको पैसिव बोला है कि रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर बना के लैब में बना के बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया है, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो विल डू अनदर लोकल इम्यूनिटी क्या होती है एंड हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। आफ्टर दैट क्वेश्चंस और रिलेटेड टू कैमेटी एंड देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जिसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो अभी ये वीडियो यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल डू दिस ऑल। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। पुरानी वीडियो भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। सो थैंक यू।